वेलकम एवरीवन ऑन अवर यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस। आप सभी बच्चों का हमारे ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में स्वागत है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि साइंस की क्लासेस चल रही हैं और हमने केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो था वो शुरू कर दिया था, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। सो गाइज, हमने लास्ट क्लासेस में जो लास्ट 2 लेक्चर थे, इस बार लेक्चर डालने में थोड़ी सी डिले हो गया ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स, बट डोंट वरी, आगे से आपको टाइम पे लेक्चर मिल जाएंगे और इसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। चलिए अब हम शुरू करते हैं। हमने चैप्टर नंबर 1 शुरू किया था, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। लास्ट क्लासेस में हम केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं हमने समझी, केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं हमें कैसे पता चलेगा ये हमने समझा। उसके बाद हमने देखा कि जो केमिकल इक्वेशंस, हम केमिकल रिएक्शन को शॉर्टेस्ट मैनर में कैसे लिख सकते हैं, केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं इन दी वर्ड इक्वेशन, और अगर हम और भी शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इन दी फॉर्मूला एक्सप्रेशन में आप लिख सकते हैं। फॉर्मूलाज को, केमिकल फॉर्मूलाज को यूज लेके लिख सकते हैं। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ये हमने देखे थे। फिर हमने देखा था कि बैलेंस कैसे करते हैं और क्यों बैलेंस किया जाता है। सो उसके लिए हमने समझा था कि ये जो है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज बेस्ड ऑन दी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये भी हमने समझ लिया था। फिर हमने कुछ केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना सीखा था। हमने स्टेप्स देखे थे, हमने 3-4 मेनली स्टेप्स देखे थे जिनको हमें ध्यान में रखना होता है ड्यूरिंग बैलेंसिंग दी इक्वेशन। फिर मैंने कल जो लास्ट लेक्चर था उसमें क्वेश्चंस भी कराए थे जो एनसीईआरटी में दिए हुए थे। अगर उन क्वेश्चंस को करने में आपको कोई दिक्कत आई हो तो मैं आपको दोबारा बोल रही हूँ, आप मुझे कमेंट कर कर बताइए और मैं उसको डेफिनेटली नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व आउट करने की कोशिश करूँगी, या फिर जब हमारा डाउट सेक्शन होगा आप तब भी मुझसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएँ और उन्हें भी अगर कोई डाउट है तो वो मुझसे डाउट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर ये जो आपको पीडीएफ है, ये जो नोट्स हैं वो मिल जाएंगे आपको। साथ के साथ जिन बच्चों के पास अभी बुक नहीं है तो वो वहाँ से पीडीएफ भी, उस चैप्टर की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। उस जो चैप्टर यहाँ पढ़ाया जा रहा है उस चैप्टर की पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ब्राइट फ्यूचर क्लासेस के नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर और क्वेश्चंस, क्वेरीज वगैरह भी आप हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आपको सारे नोट्स जो हैं वो एक साथ वहीं पर अवेलेबल हो जाएंगे, सोशल साइंस के, साइंस के, दोनों के। चलिए, फिर हमने देखा था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हमने शुरू कर दिया था, और लास्ट टाइम हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ ली थी। साथ ही साथ मैंने आपको इसी में एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती हैं ये भी बताया था। फिर हमने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू इसे समझ लिया था। आई होप कि आपको क्लियर होगा। इसमें भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। आज हम जो रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, द सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है डीकम्पोजिशन, यानी कि कोई चीज डीकम्पोज होने वाली है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीकम्पोजिशन? मीन्स टूटने वाली है। डीकम्पोजिशन का मतलब है कि वो इसमें कुछ ना कुछ जो ब्रेक डाउन होगा किसी ना किसी कंपाउंड का। सो डेफिनेशन समझते हैं। द केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन है इन विच अ सिंगल कंपाउंड, जिसमें एक सिंगल कंपाउंड, हम यहाँ पर सिंगल कंपाउंड बोल रहे हैं, इन विच अ सिंगल कंपाउंड डिकम्पोज हो जाता है इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस में, जिसमें एक सिंगल कंपाउंड डिकम्पोज हो जाए 2 या 2 से अधिक सिंपलर सब्सटेंसेस में, या जिन्हें हम एलिमेंट्स या कंपाउंड्स बोल सकते हैं, उसे ही डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। आपको मैं सिंपल से सिंपल एग्जांपल देके समझाती हूँ डीकम्पोजिशन का। मान लीजिए आपने NaCl, जिसे हम कॉमन सॉल्ट जो हम डेली यूज में लेते हैं, NaCl जो कि सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड। सो जो सोडियम क्लोराइड है, अगर मैं यहाँ पर इसकी फिजिकल स्टेट लिख रही हूँ, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, इसे इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, प्रोवाइड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये टूट जाएगा, NaCl टूट जाएगा Na+ में, यानी कि सोडियम आयन में, और क्लोराइड आयन में, Cl- में।
अब ये प्लस माइनस क्योंकि वैलेंसी से चीज़ें हैं, ये मुझे उम्मीद है कि आपने 9th क्लास में अच्छे से पढ़ी होंगी, वरना जब हम कार्बन वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी मैं आपको इसे और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। अभी फ़िलहाल के लिए आप समझिए, सोडियम क्लोराइड का अपने एलिमेंट्स में टूटना, सोडियम और क्लोराइड में अलग अलग हो जाना, इसे ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। जब कोई सिंगल कंपाउंड, हियर यू कैन सी दिस इज अ सिंगल कंपाउंड, यहाँ पर सिंगल कंपाउंड क्या है मैंने बताया था, कोई भी कंपाउंड जो रिएक्शन में जाता है या जो रिएक्शन कर रहा है उसे हम रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो रिएक्शन हो जाने के बाद हमें जो मिलता है, जो आउटकम मिलता है, उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। सो ये दोनों यहाँ पर प्रोडक्ट हैं, ये रिएक्टेंट हैं, और हम देख सकते हैं एक ही रिएक्टेंट है जो कि 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट बनाता है। यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो इसे ही कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आई एम गोइंग टू रिपीट, अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड decomposes into 2 or more simpler substances. The decomposition reaction is endothermic. लास्ट लेक्चर में हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन को पढ़ा था और मैंने वहां पर आपको एंडोथर्मिक भी बताया था। दे बोथ आर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। हाउ? इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन heat release out, but in endothermic reaction energy is required to conduct that reaction. देखिए, जब हम एक्सोथर्मिक की बात करते हैं तो उसमें हीट रिलीज हो रही थी, हमने देखा था। चलिए लास्ट की रिएक्शंस देखते हैं। जैसे कि हमने देखा, ग्लूकोज को ही ले लेते हैं। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है, हम जानते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई भी चीज होती है वो बर्न होती है, नॉर्मल सी बात आप यहाँ चीजिए। जब ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज रिएक्ट करता है तो 6 CO2 बनते हैं, 6 H2O के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, साथ ही साथ एनर्जी निकलती है, और एनर्जी और कुछ नहीं होती, हीट ही होती है। हीट के फॉर्म में एनर्जी निकलती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस केमिकल रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हुई है, इसीलिए हमने इसे एक्सोथर्मिक बोला था। हमने कहा था कॉम्बिनेशन जब होता है, जब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस के बीच में कॉम्बिनेशन होता है, वो लोग जुड़ते हैं और कुछ नया प्रोडक्ट बनाते हैं, उस दौरान एनर्जी निकलती है। जब कॉम्बिनेशन होगा तो एनर्जी रिलीज होती है। जब हमें किसी चीज को तोड़ना होगा, जब हमें किसी चीज को तोड़ना है या हमें किसी चीज को डिकम्पोज करना है, तो उस समय एनर्जी देनी पड़ती है उसको तोड़ने के लिए, इसीलिए हम बोलते हैं ऐसे रिएक्शंस को एंडोथर्मिक। तो आपको पता होना चाहिए एक्सोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक क्या होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जो होती हैं वो एक्सोथर्मिक होती हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्योंकि एनर्जी देनी पड़ेगी सब्सटेंस को तोड़ने के लिए, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। आई होप यू ऑल मस्ट बी क्लियर। और अब हम एनर्जी जो है इन्हें कई तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। आप हीट के फॉर्म में एनर्जी दे सकते हैं, आप चाहें तो लाइट के फॉर्म में, लाइट का मोस्टली हम सनलाइट को यूज में लेंगे, और इलेक्ट्रिसिटी से भी एनर्जी मिल सकती है। सो इन्हीं 3 चीजों को ध्यान में रखते हुए हम इसे फर्दर, इस इक्वेशन को, इस रिएक्शन को फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं 3 टाइप्स में। तो हम कह सकते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन कितने तरीके की हो सकती है? 3 तरीके की हो सकती है। 3 तरीके में से पहली होती है थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब होता है हीट, थर्मल का मतलब होता है हीट। दूसरा होता है फोटोलाइसिस। फोटो का मतलब ही सनलाइट से होता है। फोटो का मतलब वैसे लाइट होता है, मोस्टली हम इसे सनलाइट में के रेफरेंस में यूज में लेते हैं जब हम साइंस वगैरह पढ़ते हैं। तो देन इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी। तो मैंने आपको बताया ऑन द बेसिस, जब हम हीट को ले रहे हैं सब्सटेंस को तोड़ने के लिए, तो हीट इज बिहेविंग हियर एज अ कैटलिस्ट। तो हीट को जब हम ले रहे हैं रिएक्शन कंडक्ट कराने के लिए, तो हम बोलेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है। जब हम सनलाइट को ले रहे हैं रिएक्शन को कंडक्ट करने के लिए, यूज में ले रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे फोटोलाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है टूट जाना, ब्रेक डाउन होना, लाइसिस होता है। जब हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज में लेते हैं तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी की वजह से टूट जाना। लाइसिस का मतलब है टूट जाना। तो ये 3 तरीके को आपको याद होने चाहिए कि हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन को 3 तरीके से क्लासीफाई, 3 टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन,
फोटोलाइसिस एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। चलिए अब इसे हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। इसके लिए आप अपनी एनसीईआरटी खोल सकते हैं, वरना मैं आपके लिए खोल रही हूँ, आप वहीं देखिए। सबसे पहले हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन को समझते हैं, जिसमें हीट की ज़रूरत है, जिस रिएक्शन को करने के लिए हमें हीट देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप फेरस सल्फेट देखिए। बच्चा ये जो रिएक्शंस हैं सारी, जब आप 11th क्लास में आ जाएंगे तो वहाँ पर आपको इस सारी लैब में सारी रिएक्शंस करवाई जाएंगी। हो सकता है किसी किसी को 10th में भी कराई जाती हो, दैट्स गुड, बट जिन्हें नहीं कराई जाती, आप यहाँ सिर्फ सिंपल समझिए कि फेरस ऑक्साइड जब हम फेरस सल्फेट लेते हैं तो ये लाइट ग्रीन कलर का होता है। लेबोरेटरीज में आप देखेंगे लाइट ग्रीन कलर का होता है। जब इसे हीट किया जाता है, हम जानते हैं हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, इसका मतलब सिंगल कंपाउंड जो है वो आगे 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं 3 सब्सटेंसेस में ये टूट रहा है, ठीक है। ये जो सिंगल सब्सटेंस है वो 3 प्रोडक्ट्स बना रहा है। तो यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड बनता है। ये तो आपको देखेगा फेरिक ऑक्साइड जो है वो लाइट मतलब डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है, ये लाइट ग्रीन कलर का होता है। जब रिएक्शन हो जाती है उसके बाद आप देखेंगे ब्राउन कलर का प्रोडक्ट आपको मिलता है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, क्योंकि गैस होती है, इसकी बहुत ही स्मेल आती है। हमने बताया था केमिकल रिएक्शन जब भी होती है तो कलर में चेंज हो जाता है, गैस का इवोल्यूशन होता है, उसकी फिजिकल स्टेट में चेंज हो जाता है। तो ये सारे हमने चैप्टर शुरू किया था तभी समझ लिया था कि इन से हम पता लगा सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई। तो हम ये यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है, कलर में चेंज हुआ है, लाइट ग्रीन से डार्क ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो गया, गैस भी रिलीज आउट हुई है, सल्फर डाइऑक्साइड निकली है, और ये SO3 भी यहाँ पर निकली है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर गैस इवॉल्व आउट हो रही है। तो ये दोनों चीज़ें तो इवॉल्व आउट हो जाती हैं, बाहर निकल जाती हैं, गैस होती है तो एनवायरनमेंट में स्प्रेड हो जाती है। ये बनता है हमारे पास फेरिक ऑक्साइड। ये फेरिक ऑक्साइड डार्क ब्लू कलर का है, क्योंकि यहाँ पर हीट दी गई है। इस रिएक्शन को कंडक्ट कराने के लिए हीट की ज़रूरत है, बिना हीट के ये कंडक्ट नहीं हो सकती। जब तक हम इसे हीट नहीं करेंगे तब तक ये रिएक्शन नहीं होगी। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, इसे हम बोलते हैं थर्मल रिएक्शन। इसी तरीके की आप एक देख सकते हैं, लाइम स्टोन को जब हम हीट अप करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है क्विक लाइन में, और CO2 एज इन द फॉर्म ऑफ गैस ये बाहर निकल जाती है। तो CO2 जो है वो क्या होती है, गैस, CO2 गैस के रूप में, मतलब गैस है तो वो बाहर निकल जाती है। और जो लाइम स्टोन है जब आप उसे हीट करते हैं तो वो क्विक लाइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर भी हीट का यूज लिया गया है, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं इसे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट आप देखेंगे क्विक लाइम को, आप दोबारा देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, लास्ट टाइम हमने क्विक लाइम को कन्वर्ट करा था लाइमस्टोन में। ऐसे ही एक रिएक्शन है लेड नाइट्रेट की। जब आप PbNO3 को जब आप हीट अप करते हैं तो आपको लेड ऑक्साइड मिलता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलता है और ऑक्सीजन मिलती है। तो ये भी दोनों गैस की फॉर्म में ये तो इवॉल्व आउट हो जाती हैं, हमारे पास लेड ऑक्साइड बचता है। और ये लेड ऑक्साइड जब आपने देखा तो यहाँ पर क्या हुआ, ये भी टूट गया। एक सब्सटेंस ही, सिंगल सब्सटेंस जो था, जो सिंगल कंपाउंड था, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था, वो सिंपल सब्सटेंसेस में टूट जाता है हीट देने की वजह से। सो दीज 3 इक्वेशंस आर एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब मैंने आपको एक इक्वेशन बताई थी इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसमें इलेक्ट्रॉन की मतलब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से रिएक्शन होती है। ये देखो यहाँ पर ये पूरा एक इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है वाटर का, दिखाया गया है इसमें। तो ये आपको एनोड दिया हुआ है, ये आपको कैथोड दिया हुआ है। इन्हें समझिए, इसे हम और अच्छे से समझेंगे जब हम 4th और 4th चैप्टर पढ़ेंगे। अभी आप इसमें समझिए कि एनोड कैथोड क्या है। एनोड का मतलब होता है, और एनोड जो होता है, हम जानते हैं जो भी कोई बैटरी बनती है उसमें 2 तरीके के अपोजिट चार्ज होते हैं, एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव। तो एनोड नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज एंड होता है, और ये पॉजिटिवली चार्ज एंड होता है बैटरी का। ठीक है, देखो यहाँ पर ये एक ये, तो इसमें से एक क्या होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा बैटरी में, एक पॉजिटिव चार्ज होगा। तभी तो बैटरी काम करती है पोटेंशियल को स्टैब्लिश करने के लिए। तो ये जो नेगेटिव चार्ज वाला है इसे हम एनोड बोल देते हैं, और जिसका पॉजिटिव चार्ज है उसे हम कैथोड बोलते हैं। दूसरी बात,
आपको अभी हम इसमें इतना समझते हैं कि इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, रेडॉक्स क्या होती है, इसे हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे और अच्छे से। पर अभी आप यहाँ समझिए, एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। कैथोड में रिडक्शन रिएक्शन होती है। जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, और जब रिडक्शन होती है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वो। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है एनोड से और इलेक्ट्रॉन जाता है कैथोड की तरफ। तो ये जो मूवमेंट होता है वो इस तरीके से होता है, एनोड से गया इलेक्ट्रॉन और घूम घूम कर कहाँ आ गया, कैथोड की तरफ आ गया, ये कैथोड की तरफ आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन, ये सारी चीज़ें मुझे यकीन है कि आपने 9th में अच्छे से पढ़ी होंगी। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जिस जिस डायरेक्शन में घूमता है उसके अपोजिट में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट जो है वो फ्लो होता है। उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। तो इस तरीके से ये करंट का फ्लो होता है। हम जानते हैं जब भी करंट फ्लो होता है तो हीट की एनर्जी निकलती है। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल समझा सकती हूँ। आप देखिए, अपना जो टीवी का वायर होता है, जिसे टीवी जो है मेन बोर्ड से लगी हुई होती है और आप चला रहे होते हैं, तो जब तक टीवी चलती रहती है आप थोड़ी देर बाद हाथ लगा के देखिएगा उस वायर को, वो गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो होते हैं तो थोड़ी अमाउंट में हीट भी रिलीज आउट करते हैं, तो इसीलिए उसमें हीट रिलीज हुई और उसी की वजह से यहाँ पर भी इसमें हीट जो है रिलीज हो जाती है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस की, यानी कि जब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से भी किसी कंपाउंड को तोड़ा जा सकता है। जैसे मैंने आपको ऊपर NaCl का एग्जांपल दिया था। NaCl को आप लीजिए, NaCl को आप लिक्विड फॉर्म में ले लीजिए और इसे आप इलेक्ट्रिक एनर्जी दीजिए और ये कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम में, टूट जाता है सोडियम में प्लस में क्लोरीन में। ऑलराइट, तो ये हो गया इलेक्ट्रोलाइसिस। साथ ही साथ आपको यहाँ पर एनोड कैथोड का फंक्शन पता होना चाहिए, जो मैंने बता दिया है। करंट किस तरीके से फ्लो होता है ये भी मैंने बता दिया था। चलिए अब हम इसकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन की लास्ट टाइप समझते हैं, जिसमें हम सनलाइट को, यानी कि फोटोलाइसिस जिसे हम बोलते हैं, यानी कि फोटोन का मतलब होता है सनलाइट से ही मतलब है फोटोन का। तो सनलाइट की जब हम यूज़ में लेते हैं किसी रिएक्शन को कंडक्ट कराने के लिए, उसे हम बोलते हैं फोटोलाइसिस। लाइसिस का मतलब तभी है जब वो चीज़ टूट रही हो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो AgCl है, ये जो सिल्वर क्लोराइड आपको दिखाई दे रहा है, इसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे कि आप सिल्वर क्लोराइड को जब भी आप इसको उसमें रखते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं, तो सिल्वर हम देखते हैं जब भी सिल्वर क्लोराइड होता है तो वो क्या होता है, बहुत ही शाइनी सा होता है। लेकिन आप थोड़ी देर के लिए उसे धूप में रख दीजिए, आप देखेंगे सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन अलग हो जाता है। ठीक है, क्लोरीन इन द फॉर्म ऑफ गैस इवॉल्व आउट हो जाता है, रिएक्शन हो गई, और Ag जो था वो अकेला रह जाता है। सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाती है सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोजिशन होके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसे हम बोलेंगे फोटोलाइसिस। सिमिलरली आप सिल्वर ब्रोमीन के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। सिल्वर ब्रोमीन को सनलाइट के प्रेजेंस में रखने पर सिल्वर अलग हो जाता है और ब्रोमीन अलग हो जाता है। ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि इस रिएक्शन को यूज लिया जाता है इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। तो चलिए, ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन खत्म हुई। इससे रिलेटेड ही कुछ अभी जितने भी हमने रिएक्शंस पढ़ी हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें करने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको इन दोनों क्वेश्चंस को डेफिनेटली कराऊंगी और आगे के जो टाइप्स हैं जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और जितने भी टाइप्स बचे हुए हैं हम उन्हें कवर करेंगे। सो थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आए हैं तो प्लीज़ इसे अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।